हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो एक टॉपिक है अभिव्यक्ति और माध्यम, तो ये टोटल 7 नंबर का आपका टॉपिक रहने वाला है, जिसमें अपन आज के इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अंतर्गत अपन करेंगे। टोटल आपका जो ये 7 नंबर का टॉपिक है, इसमें आपके तीन तो लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, और एक आएगा अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा। तो इस तरीके से आपके 7 नंबर होंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार होंगे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर क्या है। हालांकि इसमें से कुछ प्रश्न अपन पहले वाले जो वीडियोस थे अपने कर चुके हैं, और कुछ जो रह गए हैं जो नहीं किए हैं वो आज की इस क्लास में अपन करेंगे। कुछ और प्रश्न मैं आपको बताता हूं आगे। जैसे लिखा है कि टीवी में सूचनाओं के कितने चरण होते हैं। ये सारे के सारे आपके लघुत्रात्मक प्रश्न रहेंगे जो 2-2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्रकार का क्या दायित्व है और ये कितने तरह के होते हैं। ड्राई एंकर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, इसके 2 प्रमुख लाभ बताइए। फोन इनका क्या आशय है। एंकर बाइट से आप क्या समझते हैं। समाचार लेखन और 6 ककार का संबंध बताइए। संपादकीय लेखन क्या है और स्तंभ लेखन क्या है। तो ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसी टाइप के और भी प्रश्न बनेंगे, तो इन समस्त प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। कुछ तो ये वाले प्रश्न लेंगे और कुछ नए प्रश्न लेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रश्न आज का अपना है कि ड्राई एंकर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे कि मान लीजिए अपने यहाँ पे हमने जो प्रश्न लिया, चौथा प्रश्न है ड्राई एंकर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रश्न ये है कि ड्राई एंकर क्या है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में। तो देखो आप लिखेंगे 2 नंबर का पूरा प्रश्न रहेगा कि ड्राई एंकर, इसमें न्यूज़ रीडर या एंकर जो कि समाचार पढ़ता है, आपने देखा होगा टीवी पर, वो क्या करता है कि दर्शकों को उस खबर को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। देखिए इसमें 6 ककार होते हैं। 6 ककार में से जो 4 जो ककार होते हैं, पहले वाले जो 4 जिसमें कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ, इसकी जानकारी दी जाती है। सीधे सीधे उस खबर के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ड्राई एंकर मतलब इसमें पिक्चर्स जब तक नहीं आती है, जब तक वहाँ से कोई शॉर्ट्स नहीं आते हैं, तब तक जो है वो एंकर जो होता है वो खाली सूचना देता है केवल। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को संवाददाता से मिली जानकारी के आधार पर सूचना पहुंचाता है। और ये जो चरण होता है वो टीवी में जो समाचारों के जो विभिन्न 7 चरण होते हैं, उसमें ड्राई एंकर ये एक जो चरण होता है, इसे अपन ड्राई एंकर कहते हैं। मतलब ड्राई एंकर का मतलब होता है कि इसमें पिक्चर्स नहीं है, केवल सूचना दी जाती है। और सूचना जो दी जाती है वो 4 ककारों के आधार पर दी जाती है। आप ये जो ककार है ना, 6 ककार, इनको याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनता है कि 6 ककार कौन कौन से। आगे अपन नेक्स्ट प्रश्न में, अगला जो भी प्रश्न है हमारा, अगला जो एक प्रश्न रहेगा उसमें अपन ये 6 जो ककार है इनको भी कंप्लीट करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है फोन इन का क्या आशय है। तो देखिए लिखेंगे कि टीवी में सूचनाओं के दूसरे चरण ड्राई एंकर के पश्चात समाचार का विस्तार होता है। तो टीवी में जो समाचार प्रसारण होता है उसमें सूचनाएं जो प्रसारित की जाती है उसके टोटल 7 चरण होते हैं। तो दूसरा चरण होता है ड्राई एंकर, और ड्राई एंकर के बाद फिर नेक्स्ट जो चरण आता है वो होता है फोन इन। इसमें क्या होता है, इसमें सूचनाओं का विस्तार किया जाता है। ड्राई एंकर में तो हमने देखा कि खाली सूचना दी जाती है बस, कि भाई कहाँ क्या, मतलब जो आगे वाले जो 4 ककार होते हैं जो हमने अभी देखे थे, उसके आधार पर खाली सूचनाएं दी जाती है। लेकिन नेक्स्ट जो होता है ना वो होता है फोन इन। और फोन इन में क्या होता है कि वहाँ से जो है स्टूडियो से कॉल किया जाता है। जो संवाददाता घटना स्थल पर उपस्थित होता है वो कॉल करके, और वहाँ पर जो लोग उपस्थित होते हैं, जो दर्शक उपस्थित होते हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, उनसे बात करके सूचना ली जाती है। ठीक है, तो एंकर घटना स्थल पर उपस्थित संवाददाता से फोन पर बात करके सूचना दर्शकों तक पहुँचाता है। इसमें जो रिपोर्टर जो वहाँ पर घटना स्थल पर उपस्थित होता है, वो रिपोर्टर घटना स्थल पर मौजूद रहता है, और घटना स्थल से जो भी जानकारी मिलती है रिपोर्टर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचाता है। तो इस चरण को कहते हैं फोन इन। मतलब फ़ोन के माध्यम से वहाँ से सूचना लेना, और वो जो बातचीत हो रही है ना फ़ोन पर, वो सीधे दर्शकों तक पहुँचाना। तो इसे जो है वो फोन इन कार्यक्रम कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, इसके 2 प्रमुख लाभ बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्तमान में सबसे जो उपयोगी माध्यम है लेखन का वो इंटरनेट ही है।
तो इंटरनेट पत्रकारिता लगातार बढ़ती जा रही है, दिनों दिन इसका क्षेत्र जो है वो काफ़ी विस्तृत होता जा रहा है। तो आपको बताना है इंटरनेट पत्रकारिता या ई पत्रकारिता किसे कहते हैं। ध्यान रखना, इसे ई पत्रकारिता के आधार पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान करना, लेखों, चर्चा परिचर्चा, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों आदि द्वारा अपने समय की धड़कनों को अनुभव करना और दर्ज करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। समझिएगा कि इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान करना, अखबारों का प्रकाशन करना, समाचारों का प्रकाशन करना, है ना, मतलब सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना, आम जनता तक पहुंचाना, वो एक प्रकार से इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है और इसे ई पत्रकारिता भी कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के दो लाभ, इसमें पहला तो ये लिखना है कि इसमें खबरों का संप्रेषण किया जाता है, खबरों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा है समाचारों के संकलन, उनके सत्यापन और पुष्टिकरण के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। यह है इंटरनेट के दो लाभ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 40वां, उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को किस क्रम में लिखा जाता है। देखिए समाचार जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं और इस उल्टा पिरामिड शैली के टोटल 3 चरण होते हैं। तो ये जो समाचार होते हैं वो किस क्रम में लिखे जाते हैं, तो आप लिखेंगे कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। इसे कहते हैं क्लाइमैक्स, है ना, समाचार की भाषा में इसे क्लाइमैक्स कहते हैं। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सबसे पहले दी जाती है, उसके बाद उसके घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है या फिर बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा काल क्रम में देने की बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। मतलब इसमें घटनाओं को क्रमगत नहीं दिया जाता है, बल्कि जो महत्वपूर्ण है उसे पहले दिया जाता है और कम महत्वपूर्ण है उसे बाद में दिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और 41वां प्रश्न है, लिखा है एंकर बाइट से आप क्या समझते हैं। एंकर बाइट किसे कहते हैं, तो देखो आप लिखेंगे यहाँ पे कि एंकर बाइट टीवी में सूचना का एक चरण है। टीवी में सूचनाओं के 7 चरण है, उसमें से एक चरण होता है एंकर बाइट। जैसे विभिन्न चरण हमने देखा, ड्राई एंकर क्या होता है, फोन इन क्या है, लाइव क्या है, एंकर बाइट क्या है, ये सारी सूचनाओं के चरण होते हैं। बाइट यानी कथन, बाइट का मतलब क्या होता है, कथन। तो टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है, उससे संबंधित कथन दिखाए जाते हैं। इस प्रकार टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का बड़ा महत्व है। घटना की सूचना के साथ साथ घटना के प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा करके और सुना करके खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। इसे एंकर बाइट कहते हैं। मतलब कि ये होता है कि जिस घटना स्थल पर घटना हुई है वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे सूचना कलेक्ट की जाती है, उनसे बातचीत की जाती है कि भाई आपने क्या देखा, घटना कैसे हुई, कब हुई, सारी चीज़ें, है ना, उनको रिकॉर्ड किया जाता है और वो रिकॉर्ड करके और फिर सूचनाओं को स्टूडियो तक भेजा जाता है और वहाँ से फिर प्रसारण करके लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो ये जो घटनाक्रम होता है, ये जो सूचना प्रसारण का जो तरीका है, इसे एंकर बाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अपना 42वां प्रश्न, अखबार में समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं। तो देखिए अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इस शैली को कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं 43वां प्रश्न, टेलीविजन से संबंधित लाइव शब्द का क्या आशय है। देखिए टेलीविजन पर सूचनाओं के प्रसारण के टोटल 7 चरण होते हैं, हमने देखा। बार बार मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न हो सकता है अति लघुतरात्मक में पूछ लिया जाए कि टेलीविजन में घटनाओं के कितने चरण होते हैं। तो आपको लिखना है टेलीविजन में घटनाओं के 7 चरण होते हैं, फिर 7 चरणों के आपको नाम लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पर है लाइव क्या होता है। तो लाइव वैसे आप सबको पता है, लेकिन लिखा कैसे जाएगा उसको तो आप लिखेंगे कि घटना स्थल से सीधे प्रसारण को लाइव कहा जाता है। जहां पर कोई भी घटना हुई है उस घटना स्थल से जो कार्यक्रम डायरेक्ट टीवी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, सीधा जो वहां से दिखाया जाता है, वो लाइव कहलाता है। सभी टीवी चैनलों में होड़ होती है कि किसी भी घटना को सीधे दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाया जाए। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। तो वहां पर उनके पास में ओबी वैन होती है, उसको लेकर के घटनास्थल पर पहुंचते हैं
और वहाँ से सीधा प्रसारण करते हैं। तो ये जो सीधा प्रसारण होता है टीवी के माध्यम से, जो सीधा दर्शकों तक जाता है, घटनास्थल से सीधा दर्शकों तक, तो ये कार्यक्रम लाइव कहलाता है। नेक्स्ट है 44वां प्रश्न, रेडियो और टेलीविज़न की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो आप लिखेंगे कि रेडियो और टेलीविज़न आम आदमी के माध्यम है। भारत में इनके श्रोताओं और दर्शकों में शिक्षित व्यक्ति से अशिक्षित व्यक्ति तक और मध्यम वर्ग से लेकर के किसान मजदूर तक सभी हैं। मतलब देखिए कि रेडियो और टेलीविज़न पर सभी प्रकार के श्रोता खबरों को सुनते हैं और खबरों को पढ़ते हैं और खबरों को देखते हैं। अगर रेडियो है तो सुनी जाएगी, अगर टेलीविज़न है तो वहाँ पर देखा जाएगा और साथ ही साथ उसे सुना भी जाएगा। तो हर तबके के लोग, चाहे महिलाएँ, पुरुष, बच्चे, मजदूर, गरीब, धनवान, पैसे वाले, सभी लोग जो है वो टेलीविज़न के माध्यम से खबरों को देखते सुनते हैं। अतः रेडियो और टेलीविज़न की भाषा समझ में आने लायक होनी चाहिए। मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अशिक्षित है, उसे भी समझ में आ जाए, इस प्रकार की भाषा होनी चाहिए। और परंतु भाषा के स्तर और गौरव का ध्यान भी रखना आवश्यक है। पर मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एक स्तर से नीचे की भाषा का प्रयोग करें, ऐसा नहीं है। एक स्तर होना चाहिए उस भाषा का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 45वां, रेडियो के विषय में बताइए। तो देखिए जो लेखन के विभिन्न जो माध्यम है, जो 4 माध्यम है, इसमें पहला होता है प्रिंट मीडिया, दूसरा है रेडियो, और तीसरा है टीवी और टेलीविज़न, और चौथा है इंटरनेट। तो रेडियो के बारे में आपको बताना, तो देखिए रेडियो जो है ये एक ध्वनि माध्यम है। आप लिखेंगे ये एक श्रव्य माध्यम, एक ध्वनि माध्यम है, क्योंकि इसमें केवल सुनाई देता है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण, इसमें अद्भुत ध्वनि तरंगों के कारण यह देश के कोने कोने तक पहुंचता है। आकाशवाणी, FM चैनल, BBC रेडियो आदि इसके अनेक केंद्र हैं, और अब तो और भी कई सारे केंद्र इसके खुल चुके हैं। नेक्स्ट है अपना 46वां प्रश्न, टेलीविज़न तथा रेडियो में क्या समानता और क्या अंतर है? दोनों में आपको अंतर बताना है, दोनों में आपको समानता बतानी है। देखो पहले तो यह है कि रेडियो और टेलीविज़न दोनों ही एक रेखीय लीनियर माध्यम है। मतलब ये होता है कि वहाँ से जो प्रसारण होता है वो आपको देखा और सुना जा सकता है। मतलब आप रिप्लाई नहीं दे सकते, ये बायलैटरल नहीं है, ये दो तरफा नहीं है ना, केवल एक रेखीय है, लीनियर माध्यम है। ये श्रोता तथा दर्शक पर आधारित होता है। दोनों में समाचार बुलेटिन का स्वरूप और शैली का यही आधार है। यह अंतर की बात करें तो अंतर यह है कि रेडियो में शब्द और ध्वनि का महत्व है, तो टेलीविज़न में दृश्य महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब जो बोला जाता है तो उसी समय उसी से रिलेटेड दृश्य दिखाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए टेलीविज़न में क्या होता है कि टेलीविज़न का मुख्य जो बात होती है वो यही है, दृश्य के साथ में, शब्दों के साथ में दृश्य, और शब्द और ध्वनि इसके पीछे चलते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना 47वां प्रश्न है, रेडियो और दूरदर्शन समाचार की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो आप लिखेंगे कि रेडियो और दूरदर्शन की भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, सीधे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। भाषा प्रवाहमयी और भ्रामक शब्दों से रहित हो, एक वाक्य में एक बात कही जाए। मुहावरों, सामासिक भाषा यानी समास वाले जो शब्द होते हैं भाषा होती है, अप्रचलित शब्दों और अलंकारिक शब्दावली आदि के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आप अलंकारिक, ज़्यादा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करेंगे तो आम लोग उसे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। इसी प्रकार के इजी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट अगला जो अपना प्रश्न है वो है, समाचार लेखन और 6 ककारों का संबंध बताइए। अभी देखो जो पहला प्रश्न हमने किया था वहाँ पर हमने देखा था कि 4 ककार, शुरू के जो 4 ककार होते हैं और उसके बाद के जो 2 ककार होते हैं, तो टोटल 6 ककार होते हैं। तो समाचार लेखन में इन 6 ककारों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। लिखेंगे इस प्रश्न का आंसर कि समाचार लेखन के समय समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो जिसे अपन कहते हैं, हिंदी में जिसे मुखड़ा कहते हैं, मतलब उल्टा पिरामिड शैली के जो 3 भाग होते हैं, इंट्रो जिसे मुखड़ा कहते हैं, और जो मुखड़ा कहते हैं उसमें जो 4 ककार होते हैं उसका प्रयोग जो है वो इसमें किया जाता है। ठीक है, तो जो मुखड़ा होता है, इंट्रो जो होता है, इसके पहले पैराग्राफ में या फिर जो शुरुआती 2-3 पैराग्राफ होते हैं उसमें आमतौर पर 3 या 4 ककारों के आधार पर खबर लिखी जाती है। मतलब टोटल तो 4 ककार होते हैं, पर कभी अगर चौथे ककार की जरूरत नहीं पड़े तो 3 ककारों का भी काम में लिया जा सकता है, और कई बार 4 ककार। और ये जो 4 ककार है वो है क्या, कौन, कब, कहाँ। एक क्रम से इन्हें याद कर लीजिएगा, क्या, कौन, कब और कहाँ। क्या, कौन, कब और क्या, कहाँ।
इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों जैसे कि कैसे और क्यों, है ना, इनका जवाब दिया जाता है। तो इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। पहले के 4 जो ककार होते हैं वो सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, इसमें सूचनाएं दी जाती है, तथ्य होते हैं, जबकि बाकी के जो 2 ककार होते हैं वो विवरणात्मक और व्याख्यात्मकता पर जोर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने किया है ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, और बाकी के जो प्रश्न हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि अभी तो खूब सारे हैं, इसमें जो प्रश्न है वो लेंगे अपन। तो इन सारे प्रश्नों को पढ़िएगा, पूरे 7 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।